बारिश में बेटे वर्सेस सास की चहेती बहू की मेहमानों के लिए इज्जत। दोपहर का समय है। घर के बाहर शादी का तंबू लगा है। घर के बाहर झमाझम बारिश हो रही है। बड़ा बेटा कुणाल आज शादी करके घर लौटने वाला है। घर के आंगन में 2-3 पड़ोसने और रिश्तेदार औरतें बैठी सास सुमित्रा की पसंद की तारीफ कर रही हैं। अरे सुमित्रा बहन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस पूरे मोहल्ले में तुम्हारी पसंद वास्तव में सबसे बढ़कर होती है। हाँ बहन, हम भी तो अपनी हर खरीदारी सुमित्रा बहन की पसंद से ही करते हैं। देखो देखो ये सोने का सेट, जब मैं बाजार खरीदने के लिए गई थी ना, तब मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कोई गलत चॉइस ना कर दूं। फिर मुझे रास्ते में ये मिल गई। अच्छा, ये तो सचमुच बड़ा अच्छा हुआ। तो तुम इनके साथ सुनार के यहाँ चली गई थी? हाँ, इनके साथ जाकर ही लेकर आई हूँ। बिल्कुल सही मोल भाव करके सही दुकानदार से दिलवा के लेकर आई है। पूरे 22 कैरेट का है और इतनी अच्छी डिजाइन है, बताओ, सब लोग देखकर हैरान रह गए हैं। सुमित्रा अपनी बड़ाई सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और गर्व से मुस्कुराती है, वो अपनी चूड़ियों के हाथ से ठीक करते हुए। अरे बहनों, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। वैसे आज मेरे बड़े बेटे कुणाल की शादी हो रही है। बहू सोनम भी देखो मैंने कितनी अच्छी पसंद करी है। इतनी सुंदर है, इतनी गुणी है और देखने में इतनी बढ़िया लग रही है कि क्या ही बताऊं। हाँ सुमित्रा, बहू तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी चॉइस पर तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बड़े वाले की शादी तो आज हो गई, अब छोटे वाले देव की भी शादी जल्दी कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, देव के लिए भी मैं बहुत जल्द अपनी ही पसंद की कोई अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढूंगी। मेरे रहते हुए उसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ भैया, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारी पसंद की ही लड़की या चीज हो तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। फिर चाहे बाजार से किसी सामान की खरीदारी हो या फिर बहू की पसंद हो, तुम्हारी पसंद को तो कभी कोई फेल ही नहीं कर सकता। बातें करके सुमित्रा अपने घर आ जाती है। शाम के समय बड़ा बेटा कुणाल अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम को ब्याह कर घर ले आता है। घर के दरवाजे पर गृह प्रवेश की रस्में चल रही हैं। पड़ोसन सुमित्रा को घेर कर फिर से बातें करने लगती हैं। अरे भैया, मानना पड़ेगा, वाकई में सुमित्रा तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। तुम्हारी बहू भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम बता रही थी, सुंदर, सुगन और संस्कारी। हाँ बहन, बिल्कुल पारखी नजर है सुमित्रा की। एकदम हीरा चुनकर लाई है वो अपने बेटे के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी पसंद हमेशा हीरा ही होती है। मेरी बहू सोनम मेरी ही पसंद की है ना। अपने छोटे बेटे देव के लिए भी मैं अपनी ही पसंद की ऐसी ही हीरा बहू लेकर आऊंगी। देखना तुम सब कैसी बहू लेकर आती हूँ जो सबको हैरान कर देगी। छोटा बेटा देव दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी माँ की ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर चुपके से कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे। देव अभी सोकर उठा भी नहीं था कि पूरे घर में भगदड़ और चीख पुकार मच जाती है। सुमित्रा उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे अरे, कोई दौड़ो, कोई हमारी माची को बचाओ बचाओ, अनर्थ हो गया। तभी मोहन दौड़कर दादी माँ के कमरे में आता है और सुमित्रा से पूछता है, क्या हुआ माँ को, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? माँ जी अपने कमरे के अंदर अचानक बेहोश हो गई है। लगता है माँ जी को बहुत तेज हार्ट अटैक आ गया है। उनकी सांसें नहीं चल रही है। थोड़ी देर बाद फैमिली डॉक्टर घर आता है। वो दादी की नब्ज चेक करता है और स्टेथोस्कोप लगाकर देखता है और दवाइयां निकाल कर देता है। हे भगवान, ये तो मेजर हार्ट अटैक है। कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अगर थोड़ी भी देर होती तो अनर्थ हो जाता। इन्हें बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। डॉक्टर दादी को बहुत सारी दवाइयां देता है और इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर के जाते ही दादी बिस्तर पर लेटे लेटे एकदम से लड़खड़ाती और कांपती जुबान में सुमित्रा को पास बुलाकर कहती हैं, सुमित्रा, अरे सुमित्रा सुन जरा, मेरे पास आ मेरी बच्ची, मेरी बात सुन। हाँ हाँ माँ जी, बताओ क्या हुआ माँ जी, मैं आपके बिल्कुल पास ही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। सुमित्रा, मैं चाहती हूँ कि इन आँखों को हमेशा के लिए मूंदने से पहले मैं अपने छोटे लल्ले देव के सर पर सहरा देख लूं। तुझे तो पता ही है कि देव मेरा सबसे लाडला पोता है। मैं उसकी शादी देखना चाहती हूँ, मैं उसके चेहरे पे सहरा देखना चाहती हूँ। तू जल्दी से उसका लगन कर दे, देरी मत कर। पर माँ जी, मैंने तो देव के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढने का। सुमित्रा जैसे ही अपनी पसंद की लड़की की बात कहकर मना करने लगती है, दादी एकदम से अपनी सांस जोर जोर से खींचने लगती हैं और तड़पने लगती हैं। मोहन ये देखकर सुमित्रा पर बुरी तरह चिल्ला पड़ते हैं। सुमित्रा, तुझे इस वक्त अपनी पसंद की पड़ी है कि मेरी माँ की जान की पड़ी है? देख, जैसे ही तू अपनी पसंद की बात कहकर माँ की बात से मना करती है, माँ की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग जाती है। माँ को इतना बड़ा सदमा दे दिया तूने। चुप हो जा तू बिल्कुल। मैं तो बस कह रही थी कि एक बार देख लेते। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है
कि उन्हें कोई भी सदमा नहीं लगना चाहिए, इसलिए जैसे ये कहती हैं वैसे चुपचाप करते चले जाओ, वरना आज हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। माँ की बात मानो तुरंत। तभी देव घबराता हुआ दादी के बिस्तर पर उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, दादी आप चिंता मत करो, आप जिससे कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। देव की बात सुनकर दादी अपने कांपते हाथों से अंजलि की तस्वीर आगे बढ़ाती हैं। देव अंजलि की तस्वीर हाथ में लेकर अपनी दादी से कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप इस फोटो वाली लड़की से शादी करने की कह रही हो ना, मैं इस लड़की से शादी कर लूंगा, आज ही कर लूंगा। आप बस भगवान के लिए ठीक रहो, हमारे लिए आपकी जान सबसे बढ़कर है। दादी मनी मन मुस्कुराती हैं। झमाझम बारिश के मौसम में घर में जल्दबाजी और हड़बड़ी में देव और अंजलि की शादी की तैयारियां की जाती हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पड़ोस की औरतें सुमित्रा से मिलने घर आती हैं और छोटी बहू को देखकर सुमित्रा से कहती हैं, अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारी ये छोटी बहू अंजलि भी बहुत सुंदर है, तुम्हारी पसंद तो सचमुच कमाल की है, हमें तो बहुत अच्छी लगी। अरे नहीं बहन, ये मेरी पसंद की बहू नहीं है, ये तो माँ जी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने ही इस लड़की को जिद करके यहाँ लाई, इसलिए हड़बड़ी में ये शादी करनी पड़ी, वरना मैं तो बहुत बड़े खानदान की लड़की लाती। लेकिन सुमित्रा बहन, ये लड़की तो तुम्हारे देव के साथ में कॉलेज ही पढ़ती थी और हमने तो बहुत बार इस लड़की को देव के साथ बाइक पर घूमते हुए देखा था, मुझे तो लगा था कोई दोस्त वोस्त होगी। वैसे कविता बहन, तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की मेरे देव के साथ कॉलेज में पढ़ती थी? तुम कब से कॉलेज जाती हो? अरे बहन, मैं कॉलेज नहीं जाती तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो जाती है। मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि ये तो देव के साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, तो ये माँ जी की पसंद कैसे हो गई? दाल में कुछ काला है। पड़ोसन की बात सुनकर कमरे के अंदर से बैठी दादी एकदम से बाहर आती है और पड़ोसन को डांटने लगती हैं। चुप कर कविता, ज्यादा बोलती है तू। अपनी ये बकवास बातें तू सिर्फ अपने घर तक ही रख, हमारे घर के मामलों में ज्यादा ताकाझाकी मत कर। हमारी बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, चलो निकलो यहाँ से। पड़ोसन एक गिरते पानी में ही मुंह बनाकर चली जाती हैं। बड़ी बहू सोनम एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, दाल में जरूर कुछ काला है। कल तक जो दादी बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आज अचानक इतनी भली चंगी कैसे हो गई? कुछ तो प्रपंच रचा गया है इस घर में, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सोनम मन ही मन अंजलि से चिढ़ जाती है, लेकिन वो सुमित्रा के सामने बहुत ज्यादा अच्छी बनने का नाटक करने लगती है ताकि सास का भरोसा जीत सके। शादी के अगले ही दिन बड़ी बहू सोनम और छोटी बहू अंजलि दोनों की पहली रसोई एक साथ होने वाली थी। सास सुमित्रा रसोई में आती है और अंजलि को तिरछी नजरों से देखकर कहती है, सोनम बहू, तुम आज पहली रसोई में शगुन का मीठा हलवा बना लो, और तुम अंजलि जो बनाना है वो बना लो। वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से हुई नहीं है, मुझसे तो पूछना भी जरूरी नहीं समझा गया है। माँ जी, मैं आपके लिए स्वादिष्ट और बढ़िया बादाम वाली खीर बना देती हूँ, आशा है आप सबको पसंद आएगी। दोनों बहुएं मिलकर रसोई में काम करने लगती हैं। सोनम हलवा तैयार करती है और अंजलि बढ़िया खूबसूरत खीर और पूड़ी के साथ पकौड़े भी बनाती है। दोपहर को पूरा परिवार और घर में रुके मेहमान खाने की टेबल पर बैठते हैं। सबसे पहले वो सोनम के हाथ का बनाया हुआ हलवा खाते हैं। हलवा खाकर सोनम की बुआ सास सोनम से कहती है, अरे सोनम बहू, तुम्हारा हलवे में सूजी तो कच्चा ही रह गया है और ठीक से पका भी नहीं है, इसका स्वाद ज्यादा खास नहीं लग रहा है। अरे मोहिनी, तुम सोनम बहू के हाथों का बनाया हुआ ये खीर पूड़ी और पकौड़े खाओ, इनका स्वाद लाजवाब है, और ये गरम गरम पकौड़े तो इस बारिश के मौसम में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरे हाथों का बनाया हुआ हलवा खाना ही नहीं था तो मुझे पहले ही बता देती ना, नहीं बनाती मैं। सोनम मेहमानों को ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। तब मोहिनी बात को संभालते हुए सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा भाभी, अगर सोनम ने हलवा अच्छा नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, उससे कहो कि कुछ और बना ले। अगर हलवा बिगड़ गया है तो दूसरी चीज तो अच्छी बनेगी ना। सुमित्रा उसके कमरे में जा ही रही थी कि तभी सोनम तैयार होकर हॉल में आती है और सभी लोगों के सामने सुमित्रा से कहती है, माँ जी, मेरी सहेली का फोन आया था और उसने आज किटी पार्टी रखी है तो मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ। अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ और बनाकर मेहमानों को खिला दो, पार्टी में बाद में चली जाना, और वैसे भी बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। नहीं माँ जी, मैं मेहमानों के लिए अपनी किटी पार्टी को नहीं छोड़ सकती, और मैं यहाँ वैसे भी काम करने नहीं आई हूँ, मेरी अपनी लाइफस्टाइल है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। सोनम ऐसा कहकर चली जाती है और सुमित्रा मेहमानों के सामने किसी तरह बहाना बनाकर बात को टाल देती है। तभी मोहन अपनी छोटी बहू को नेक देते हुए कहता है, वाह भाई वाह, खीर तो बहुत लाजवाब बनी है, बहू के हाथ में जादू है। ये लो बहू तुम्हारा नेक, खुश रहो। अरे सुमित्रा, तू भी खा ले ना, खा ले, अच्छी बनाई है छोटी बहू ने खीर। कल तक जो ये बुढ़िया बिस्तर में मरणासन करके पड़ी थी, आज देखो गपागप कैसे पूरियों पे पूरियां उतारी जा रही है।
खीर की कटोरी पे कटोरियां पिए जा रही है। आज ये एक दिन में कैसे चंगी हो गई। अच्छा खासा मैं अपने लाडले लड़के के लिए अपनी पसंद की करोड़पति लड़की लाती, लेकिन पता नहीं ये इसे कहाँ से उठा लाई घर के अंदर। जाने कौन है ये लड़की। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह मामी सास माधवी के दोनों बच्चे जीवन और मिहिर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए शोर मचा रहे हैं और अंजलि बड़े प्यार से सबको परोस रही है। मामी जी आप थोड़ी और पनीर लीजिए ना। अरे मौसी जी आप भी लीजिए ना। बुआ जी लाइए, आप ही खाली बर्तन छोड़ दीजिए, मैंने रसोई में रखाती हूँ, आप लोग आराम से खाइए। अरे भाभी भाभी हमको भी थोड़ा और पनीर दे दो ना, हम भी पनीर खाएंगे और रायता भी चाहिए, बहुत टेस्टी बना है। हे भगवान, कैसे भुक्कड़ बच्चे हैं, जब देखो तब किन 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 करते रहते हैं। अभी 2 रायता खा चुके हैं, फिर से और खाना है। पता नहीं रिश्तेदार इस घर से कब जाएंगे। शादी हो गई, विदा होके आ गई बहू, अब निकलो अपने अपने घर। हाँ हाँ आप लोग खाइए, तब तक मैं रसोई से और रायता और सब्जी ले आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठी मौसी बहुत देर से सोनम से पूड़ी मांग रही होती है, लेकिन सोनम पूड़ी की टोकरी के पास खड़ी होकर भी उनकी बात को अनसुनी कर देती है। अरे ला बेटा सोनम, 2 पूरियां दियो जरा इधर, कब से आवाज लगा रही हूँ, भूख लगी है। सोनम मौसी की बात को पूरी तरह कान से उतार देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। सुमित्रा यह देखकर झल्ला उठती है। अरे सोनम बेटा, मौसी कब से पूरी मांग रही है, जरा पूरी की टोकरी आगे बढ़ा दो, पूरी दे दो उन्हें, मेहमानों की खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ माँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया था, ध्यान कहीं और था। ये लीजिए मौसी, खाइए जी। मेहमानों की बढ़िया खातिरदारी और इज्जत छोटी बहू अंजलि ने बहुत अच्छे से करती है, इसलिए सभी मेहमान अंजलि की तारीफ करने लगते हैं। ये बात सोनम और सुमित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि अंजलि सुमित्रा की पसंद की बहू नहीं थी। सुमित्रा, तुम्हारी छोटी बहू अंजलि तो सचमुच बहुत ही ज्यादा संस्कारी और सुशील है। कैसे हंस हंस कर सबकी सेवा कर रही है, घर का नाम रोशन करेगी ये। इन देहाती मेहमानों ने इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी तारीफ कर दी। कहाँ मैं इतने बड़े अमीर खानदान की लड़की और कहाँ इससे मेरा कंपैरिजन हो रहा है। अब क्या इस नीच से मेरी तुलना की जाएगी इस घर में, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। शाम के समय सभी मेहमान हॉल में आराम कर रहे होते हैं और माधुरी के दोनों बच्चे बाहर बारिश में भीगकर अंदर आ जाते हैं। सोनम अपने कमरे से बाहर आती है और बच्चों पर बुरी तरह चिल्लाने लगती है। हे बच्चों, बंद करो ये अपना ये शोर शराबा, पूरा दिन तमाशा बना के रखा हुआ है इस सारा घर कीचड़ में सना दिया है। सिर में दर्द कर दिया है तुम लोगों ने, तमीज नहीं है क्या तुम लोगों में। बच्चे डरकर अपनी माँ के पास जाते हैं और रोने लगते हैं। माधुरी तुरंत सुमित्रा के कमरे में जाकर सोनम की शिकायत करती है। दीदी देखो ना, तुम्हारी बड़ी बहू सोनम हमारे बच्चों पर कैसे चिल्ला रही है, हम तो मेहमान है फिर भी ऐसा बर्ताव। सुमित्रा तुरंत सोनम को आवाज देकर अपने कमरे में बुलाती है और फिर उससे कहती है, क्यों री बहू सोनम, मेरे मायके के बच्चों पर क्यों चिल्ला रही है? हैं? उन पर क्यों खिसिया रही थी, क्या बात हो गई? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस उन्हें चोट लगने से मना कर रही थी, शैतानी करने से रोक रही थी, और कुछ नहीं। बच्चे हैं ना, गिर जाते तो दिक्कत हो जाती। सोनम मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि दादी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर से बहुत हंस हंस कर बात करने की आवाजें आ रही हैं। वो दबे कदमों से खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है। अंदर अंजलि और देव दादी के पास बैठकर बातें कर रहे थे। अरे दादी, आप तो सचमुच बहुत ही ज्यादा कूल हो, लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अरे बेटा अंजलि, तू जानती नहीं है अपनी स्कूल दादी को। जब बड़ी बहू सोनम का गृह प्रवेश हो रहा था तब देव मेरे पास आया था और बहुत परेशान था। देव दादी के कमरे में जाकर अपनी कूल दादी के पास बैठकर बातें करते हुए, दादी अब हम क्या करेंगे? अब तो माँ पूरी तरह से अपनी इस जिद पे आ जाएगी कि छोटे बेटे के लिए भी अपनी ही पसंद की बहू लाएगी। फिर मेरा क्या होगा दादी? मैं तो अंजलि से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करनी है। अरे देव, तू बेकार में चिंता क्यों करता है? तू मेरा सबसे लाडला पोता है, तुझे भला क्या दिक्कत होगी? मैं हूँ तो सही तेरे लिए। अब देख मैं तेरी माँ की बुद्धि में कैसे ठिकाना लगाऊंगी। पर दादी माँ बहुत जिद्दी है, वो अंजलि को कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो अपनी पसंद के आगे किसी की नहीं सुनती। बस बेटा, अब तू कल सोने का इंतजार कर और जैसे जैसे मैं कहूँगी तो चुपचाप वैसा वैसा ही करता जाइयो। बस उस लड़की अंजलि की ना एक सुंदर सी फोटो दे दे बस मुझे, बाकी सब तो मुझ पे छोड़ दे। ठीक है दादी, ये लीजिए अंजलि की तस्वीर। अब सब आपके ही हाथ में, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। देव अंजलि की तस्वीर दादी के हाथ में दे देता है और दादी तस्वीर लेकर अपने कमरे में चली जाती है।
और फिर क्या था, मैंने अगले दिन हार्ट अटैक का नाटक किया और अपने बाद से तस्वीर निकालकर गायत्री को दे। गायत्री को लगा कि तू मेरी पसंद की बहू है और लल्ले देव की पसंद की नहीं है। अगर इसे बनाक लग जाती ना कि तू देव की पसंद है तो वो कतई इस घर में तुझे कदम नहीं रखने देती। खिड़की के बाहर खड़ी सोनम ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से कांपने लगती है। हे भगवान, ये बुढ़िया तो बहुत ही ज्यादा चतुर और मक्कार निकली। इसके तो कब्र में पैर लटक रहे हैं और देखो तो सही कैसे इतनी शातिरबंदी कर रही है। ये तो बहुत ही सियानी निकली। अभी जाकर मम्मी जी को इस बारे में बताना पड़ेगा, सारा भांडा फोड़ना पड़ेगा। सोनम तुरंत भागी भागी सुमित्रा के कमरे में जाती है। सुमित्रा उसे इस तरह हांफते हुए देखकर चौंक कर कहती है, अरे बेटा सोनम, क्या हो गया? तू इस तरह से क्यों इतना हंस रही है? देख कहीं तुझे चक्कर ना आ जाए। एक तो माँ जी वैसे ही बीमार है और फिर तू भी बीमार हो जाएगी, इसलिए शांत हो जा। अरे मम्मी जी, आप तो बहुत ही ज्यादा भोली हो। ये दादी कोई बीमार नहीं है, ये सब तो नाटक था, नाटक। हमको बेवकूफ बनाया गया है। कैसा नाटक बहू? तू क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बता क्या है। माँ जी, दादी ने देव और अंजलि की शादी करवाने के लिए हार्ट अटैक का झूठा ढोंग रचा था। अंजलि तो देव की कॉलेज की पसंद की है, दादी की नहीं। वो सब अंदर कमरे में बैठकर इस बात पर खूब ठहाके लगा रहे हैं और आपकी मूर्खता पर हंस रहे हैं। सोनम अपनी सास को सारी बातें बता देती है। उसकी बात सुनते ही सुमित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से चिल्लाती हुई हॉल में आती है और देव और अंजलि को बाहर बुलाती है। देव, अंजलि, बाहर निकलो तुम दोनों इसी वक्त। माँ जी, आप भी बाहर आइए, सबका तमाशा आज खत्म करती हूँ। दादी, देव और अंजलि कमरे से बाहर आते हैं। मोहन भी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी सोनम बहू जो कह रही है, क्या वो सच है? क्या आपने झूठी बीमारी का नाटक किया सिर्फ इस लड़की को घर में लाने के लिए? हाँ गायत्री, सोनम जो कह रही है वो बिल्कुल सच है और इसमें मैंने अपने लाडले पोते का जानबूझकर साथ दिया है, क्योंकि तू तो कभी अपने बेटे की पसंद की शादी होने नहीं देती। तुझे तो बस अपनी पसंद पे बड़ा नाज है ना। मैं इन बच्चों के सच्चे प्यार को इस तरह तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेक कर मरने नहीं दे सकती थी। भले ही माना कि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं इतनी पुरानी सोच की नहीं हूँ कि अपने घर के बच्चे की पसंद को ठुकरा दूं। ये सब सुनकर सुमित्रा देव को एक थप्पड़ लगाती है। उसके बाद कहती है, शर्म नहीं आई तुझे अपनी माँ को इस तरह धोखा देते हुए? चालाकी करता है मुझसे और से तू मेरे लिए बेदखल है। सुमित्रा, अपनी जुबान पर लगाम दे। बहुत हो गया तेरा ये तमाशा और ये ड्रामा। माँ के सामने तमीज से बात कर। तभी वहाँ बैठे मेहमान भी आपस में बातें करने लगते हैं। सुमित्रा की पसंद की बहू सोनम को देखो, सुबह से हमें खाना खिलाने में कैसे मुंह बना रही थी, बात तक अनसुनी कर रही थी। और बेटी की पसंद देखो कितनी बढ़िया है, कैसे हमारी इज्जत कर रही थी, कैसे हमारा मान सम्मान कर रही थी, कितना ख्याल रख रही थी हमारा। हाँ मम्मी, छोटी वाली अंजलि भाभी बहुत अच्छी है। इन्होंने हमें प्यार भी किया, हमें चॉकलेट भी दी। वो बड़ी वाली सोनम भाभी तो हम पे गुस्सा भी कर रही थी, जैसे अभी हमें मार डालेगी। चुप हो जाओ बच्चों, बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोलते। मैं जानती हूँ कि तूने ये सब जानबूझकर किया है कि अब मैं तेरे साथ इस घर में और नहीं रह सकती। देव, अपनी पत्नी को लेकर इस घर से निकल जा। अगर तू चाहे तो हमारे घर के बाहर बनी गेस्ट रूम में रह सकता है, लेकिन अब मेरे घर में नहीं रह सकता। सभी लोग सुमित्रा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमित्रा नहीं समझती और अंत में अंजलि गिरते पानी में ही और देव घर के बाहर बने उस गेस्ट रूम में ही शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी दादी उसे मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए बुला लेती हैं। अंजलि फिर से सबको खाना बनाकर परोसते हैं और सभी लोग खाना खाकर अंजलि की तारीफ करते हैं। बच्चों और मेहमानों के मुंह से अंजलि की तारीफ और अपनी बुराई सुनकर सोनम को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। वो गुस्से से तमतमा उठती है। आप लोगों को हर हाल में अंजलि ही क्यों अच्छी लगती है? मुझे पता है कि मेरे पीछे अंजलि आप लोगों के कान भरती है, इसलिए आप उसे पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बकवास कर रही हैं जेठानी जी? भला मैं किसी के कान क्यों भरूंगी? बस कीजिए आप सब, खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाइए। इस बात को यहीं खत्म कीजिए। घर की बात घर में ही रहने दीजिए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शाम के समय सुमित्रा सोनम के कमरे में आती है और उसे समझाती है। सोनम बेटा, घर में इतने सारे मेहमान हैं, तू आज शाम को उन सबके लिए बहुत बढ़िया खाना बना लेना। अच्छा खाना बनाना ताकि हमारी नाक ना कटे और उन लोगों को जवाब मिल सके। सुमित्रा हुक्म चलाकर चली जाती है। सोनम गुस्से में अपने पति कुणाल पर चिल्लाने लगती है और अपना गुस्सा निकालती है। कुणाल, ये क्या नाटक मचा रखा है तुम्हारे घर वालों ने? तुम्हारे घर के ये बदतमीज मेहमान यहाँ से जाते ही नहीं है, आकर यही डेरा जमा कर बैठ गए हैं। मैं उनकी नौकरानी नहीं हूँ जो पूरे दिन खाना बनाते रहूं। मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे सोनम, वो मम्मी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं।
तुम तो हमेशा ऐसे ही कलेश करती रहती हो। और तुम्हें पता है अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारे गांव के सारे रिश्तेदार आएंगे। दादी के भी बहुत से पुराने रिश्तेदार आएंगे जो शादी में नहीं आ पाए थे, वो सब अब आएंगे। और गांव के रिश्तेदार तो महीनों रह रह कर जाते हैं और बहुत सारी रोटियां भी खाते हैं। फिर तुम ये सारी चीजें कैसे करोगी? हे भगवान, और मेहमान आएंगे। मैं अब और मेहमानों का बोझ बिल्कुल नहीं झेल पाऊंगी। अपने इन कंगाल मेहमानों को भगाओ यहाँ से। पूरे दिन इनके बच्चे किन 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 करते रहते हैं। मेरा तो दम घुट गया है यहाँ। मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी अगर ऐसा रहा तो। सोनम की ये चिल्लाने की आवाज कमरे के बाहर खड़ी मामी साफ साफ सुन लेती हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मामी दौड़कर मौसी के पास जाती हैं और सोनम की कई सारी बातें उसे बता देती हैं। मौसी को सोनम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगती हैं। बहुत हो गया सुमित्रा का ये तमाशा। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो मामी, सारा सामान उठाओ। अब यहाँ रुकना अपमानजनक है। सुमित्रा और मोहन उन्हें जल्दबाजी में जाने की तैयारी करते देख हैरान हो जाते हैं। सुमित्रा हाथ जोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। अरे क्या हो गया? आप लोगों ने इतनी हड़बड़ी में जाने की जिद क्यों मचा रखी है? रुकिए ना, अभी तो खाना भी नहीं खाया है। नहीं, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम तो कंगाल है ना, और हमारे बच्चे भी तुम पर बोझ हैं। हम अपने ही घर अच्छे हैं। सुमित्रा हैरान होकर सोनम की तरफ देखती है। सोनम तुरंत आगे बढ़ती है और सुमित्रा को भड़काने लगती है ताकि उसका प्लान कामयाब हो सके। मम्मी जी, जाने दो इन्हें। आप क्यों इनके पीछे पड़ रही हो? इतने सारे लोगों का सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है। आप भी तो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। अच्छा, ये भला टली। तभी छोटी बहू अंजलि रसोई से बाहर आती है। वो मेहमानों को जाते देख तुरंत उनका रास्ता रोकती है। अरे मम्मी जी, मौसी जी, आप लोग इतनी जल्दी में क्यों जा रहे हैं? कम से कम खाना तो खाकर जाइए। ठीक है, अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए रास्ते के लिए खाना पैक कर देती हूँ। इतनी दूर का सफर भूखे पेट कैसे कट पाएगा? अंजलि दौड़कर रसोई में जाती है और टिफिन में खाना पैक करके मेहमानों के हाथ में थमा देती है। मेहमान अंजलि के इस व्यवहार से बहुत खुश हो जाते हैं। जीते रहो अंजलि बेटा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। ये लो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। तुम्हारी जैसी बहू ही घर की इज्जत बढ़ाती है। बुआ जी और मामी अंजलि के हाथ में शगुन के पैसे और आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती हैं। सोनम ये देखकर चिढ़ जाती है कि उसे कुछ नहीं मिला। वो सुमित्रा के कान भरने लगती है। देखा मम्मी जी आपने, वो लोग इतनी हमारी बेइज्जती करके गए और इस छोटी को पैसे देके गए। ये ज्यादा सच्ची सावित्री बन रही थी मेहमानों के सामने, इसलिए अपने आप को जाने क्या ही समझती है। सोनम के भड़काने पर सुमित्रा का पारा चढ़ जाता है और वो अंजलि पर गुस्सा करने लगती है। अंजलि, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बड़ी बहू को नीचे दिखाने की? बड़ी आई मेहमानों की चमची बनने वाली। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। मोहन ये सब देख रहे होते हैं। वो सुमित्रा को टोकते हैं। सुमित्रा, शर्म कर ले थोड़ी। अंजलि ने मेहमानों की इज्जत की है। तेरी इस बड़ी बहू से तो लाख गुना अच्छी है वो। जिस दिन ये साबित होगा ना कि बेटे की पसंद ज्यादा बेहतर है, उस दिन तुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको तो बेटे की पसंद की बहू ही की तारीफ करनी है और मेरी पसंद की बहू की बुराई करने की आदत जो पड़ गई है। सुमित्रा मोहन को गुस्सा करके चुप करा देती है। उसके बाद सोनम और अंजलि के बीच कंपटीशन बढ़ जाता है। 1-2 दिन बाद पड़ोस की औरतें घर आती हैं। छोटी बहू अंजलि उनके लिए चाय नाश्ता बनाती है। उनसे हंस हंस कर बात करती है। सोनम दूर बैठकर खिसियाती है। हद करके रख दी है इन लोगों ने। जब देखो तब मुंह उठा के आ जाते हैं, चैन से रहने नहीं देते। इनके घर में कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो दूसरों के घरों में ताका जाकी करते रहते हैं? सुमित्रा सोनम को बड़बड़ाता हुआ देखकर उसके पास जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है। अरे सोनम बेटा, तू चिंता मत कर, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, तो आराम से सो जा। मैं अभी इनको भगा देती हूँ। सुमित्रा थोड़ी देर बाद अपनी पड़ोसन को जाने के लिए कह देती है। पड़ोसनें चली जाती हैं। अगले दिन सुमित्रा अपने रिश्तेदारों से फोन पर बात करके काफी परेशान हो जाती है। अंजलि सुमित्रा से कहती है। क्या हुआ माँ जी, आप किससे बात कर रही थी और आप परेशान क्यों लग रही हैं? सुमित्रा अंजलि की बात का कोई जवाब नहीं देती और फिर बगल में बैठी सोनम से बताने लगते हैं। सोनम बहू, मेरे गांव के कुछ रिश्तेदार हैं जिनका घर बारिश में डूब गया है और वो बेघर हो गए हैं। वो हमारे घर आ रहे हैं, तो उनकी अच्छे से खातिरदारी की व्यवस्था कर देना। सोनम अपनी बात को सुनकर अनसुना कर देती है, लेकिन अंजलि मेहमानों के आने की पूरी तैयारी कर लेती है। शाम को मेहमान घर आते हैं, तब सोनम डोरबेल की आवाज सुनकर तेज म्यूजिक चालू कर देती है और फिर बाहर जाकर दरवाजा खोलती है और मेहमानों को देखकर सोनम कहती है। अरे घर पर कोई नहीं है, आप लोग चले जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों को अपने घर में नहीं आने दूंगी, चली जाइए यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? हमने तो सुमित्रा दीदी को सारी बातें बता दी थी कि हमारा घर पानी में डूब गया है और उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया था। तुम हमें एक बार सुमित्रा दीदी से मिलवा तो दो। मैंने कहा ना कि आप लोगों को घर में नहीं आने दूंगी, चले जाइए यहाँ से। ऐसा कहकर सोनम दरवाजा बंद कर देती है। बेचारे मेहमान उदास होकर चले जाते हैं और सड़कों पर भटक रहे होते हैं। तभी मोहन और उसके दोनों बेटे उन्हें ऑफिस से लौटते समय उन्हें देख लेते हैं। मोहन उनके पास आकर उनसे पूछता है। अरे क्या बात है, आप लोग तो घर पर आने वाले थे, तो फिर यहाँ सड़क पर क्यों भटक रहे हैं?
क्या बताएं जीजा जी, हम तो आपके घर ही गए थे, लेकिन आपकी बड़ी बहू सोनम ने हमें ना ही सुमित्रा दीदी से मिलने दिया और ना ही घर के अंदर आने दिया, बल्कि उल्टा सीधा कहकर हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इधर सुमित्रा अपनी बहू सोनम से आकर पूछती है, अरे सोनम बहू, मेरे गांव से कुछ लोग आने वाले थे, मैंने तुझे बताया था ना, लेकिन वो लोग आए नहीं और मेरी आंख लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो दरवाजे पर आई ना हो? नहीं माँ जी, आज तो पूरा दिन मैं जगी हुई थी लेकिन कोई नहीं आया। तब तक मोहन और दोनों बेटे मेहमानों को लेकर घर आ जाते हैं। सोनम उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन अंजलि तुरंत वहां आकर कहती है, अरे आप लोग तो पूरी तरह से भीग चुके हैं, चलिए आइए, मैं यहीं बगल वाले कमरे में रहती हूँ, मैंने अपना कमरा भी साफ कर दिया है, आप लोग वहाँ चलकर कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता चाय बना देती हूँ। अंजलि मेहमानों को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब कुणाल अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए, सोनम, तुम मेहमानों के सामने इतना घटिया व्यवहार करोगी और इस कदर गिर जाओगी, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। एक इस घर की छोटी बहू है जिसने हमेशा मेहमानों के सामने इस घर की इज्जत बनाई, और तुमने हमेशा मेहमानों के सामने हमें बेइज्जत किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है सोनम, आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज बेटे और माँ की चहेती बहू में से बेटे की ही पसंद बहू अच्छी निकली, ये बात तुमने साबित कर दी। सोनम कुणाल और सुमित्रा की बात पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तब दादी माँ सबको समझाते हुए, गायत्री, अब सोनम का घर में हक जताना बहुत बढ़ गया है, इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, अब मुझे फिर से कूल दादी बनना पड़ेगा। शाम को दादी वकील को बुलाती है और पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा करती है। वकील सबके सामने बोलता है, कमलेश जी, ये जो घर है ये असल में उन गांव वाले रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी थी जो आज आए थे। क्योंकि सोनम बहू ने उनके साथ बदतमीजी की, इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग ली है। अब आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। क्या घर खाली करना पड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? मेरी इतनी महंगी ज्वेलरी और कपड़े कहाँ जाएंगे? माँ जी, पिताजी, घर खाली हो रहा है और आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सब लोग मेरे घर पर आ जाइए, वहाँ हमारे गेस्ट रूम में आकर आप रह सकते हैं। हाँ बेटा, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। माँ, मैं भी आपके साथ अंजलि के घर ही चल रहा हूँ, हम वहीं रहेंगे। पूरा परिवार अंजलि के साथ चला जाता है और सोनम उस बड़े घर में अकेली रह जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सोनम को डर लगने लगता है। वो घंटों अकेली बैठी अपनी गलतियों के बारे में सोचती रहती है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और वो डर कर रोने लगती है। उसे अपनी सास और दादी की याद आती है। वो दौड़ती हुई अंजलि के घर पहुंचती है। मम्मी जी, अंजलि, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं घमंड में अंधी हो गई थी, मुझे इस परिवार से अलग मत करो, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अब समझ आ गया कि परिवार की इज्जत करना ही सबसे बड़ी खुशी है। सुमित्रा सोनम को गले लगा लेती है। दादी तभी हंसते हुए कमरे से बाहर आती है। देख सोनम, ये सब तेरी अकल दिखाने के लिए ही नाटक किया गया था। घर की कोई प्रॉपर्टी नीलाम नहीं हुई थी। मुझे पता था कि तू घमंड में चूर है और मेहमानों का अपमान कर रही है, इसलिए सबक सिखाना जरूरी था। सब लोग हंसने लगते हैं। सोनम माफी मांगती है। कुछ दिनों बाद सोनम खुद अपने हाथों से घर में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। वो गांव के उन सभी गरीब रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बड़े मान सम्मान से बुलाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर हंस हंस कर खाना खा रहे हैं। देखा सुमित्रा, जब साबित हो गया ना कि बेटे की पसंद और सास की पसंद दोनों ही मेहमानों के लिए इज्जत के मामले में बराबर है। दोनों बहुएं इस घर की शान है। हाँ जी, आज मुझे भी समझ आ गया कि रिश्तों की कदर कपड़ों और गहनों से नहीं बल्कि मेहमानों के मान सम्मान से होती है। अंजलि, तूने मुझे सही रास्ता दिखाया। सुमित्रा मुस्कुराकर अपनी दोनों बहुओं सोनम और अंजलि को गले से लगा लेते हैं। पूरे घर में अब प्यार ही प्यार है। मेहमान भी अब बहुत खुश होकर विदा लेते हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है।